मित्रों नमस्कार। ये है माइंड मार्कर और मैं हूँ डॉक्टर एपी सिंह। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम भूगोल के 50,000 प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर हम लोग भूगोल की विभिन्न शाखाओं के लगभग 50,000 प्रश्नों का अध्ययन कर लें और उनकी व्याख्या तथा उनसे नोट्स बना लें तो हम भूगोल के प्रश्न किसी भी एग्जाम में आने वाले हमारे गलत नहीं होंगे। चाहे वो सिविल सर्विसेज आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी परीक्षा हो, हमारे क्वेश्चंस जो है भूगोल के गलत नहीं होंगे। अभी तक हम लोगों ने भारत के भूगोल के अंतर्गत लगभग 1000 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक है जिसमें लगभग 13,083 प्रश्न दिए गए हैं। तो भारत के भूगोल के इसमें लगभग 2000 प्रश्न हैं जिसमें हम लोग 1000 कर चुके हैं। तो इसी क्रम में प्रस्तुत है इसका 14वां भाग। प्रश्न संख्या 970 है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री पानी की सर्वाधिक मात्रा का उपयोग करती है? ऑप्शन है चावल, गोमांस, चॉकलेट और केला। अब ये देखिए, भारत के भूगोल के अंतर्गत ये जो प्रश्न दिए गए हैं तो ये हमारे हिसाब से इनको नहीं देना चाहिए। तो ये यूजीसी में जो है क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ना होकर के ये इन्वायरमेंट अप्लाइड का क्वेश्चन है। इसमें ये उद्देश्य है प्रश्न पूछने का कि जो हम जल के जो है बचत या जल ही जीवन है के उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, तो हमें कौन सी चीज़ का जो है प्रोडक्शन करना चाहिए जिसमें पानी की कम से कम मात्रा जो है उपयोग हो, क्योंकि पृथ्वी पर जल जो है सीमित है। तो उस संदर्भ में ये क्वेश्चन जो है यूजीसी ने पूछा है। तो इसका उत्तर होगा चॉकलेट जो है सर्वाधिक जो है पानी की खपत करता है, जिसमें 17,000 पर लीटर पर उत्पादन के लिए पर किलो जो है लगभग पानी लगता है और 1 किलोग्राम गोमांस के उत्पादन के लिए लगभग 15,000 लीटर खपत उत्पादन लगता है। तो आप देखेंगे जैसे जो मांसाहार जो प्रोडक्शन होता है उनमें ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है, जबकि शाकाहार के उत्पादन के लिए जो है जल की कम आवश्यकता होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश युग्म भारत की कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार थे? तो 20-21 में सबसे बड़े जो बाजार थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन था। वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ये जो है दोनों ऑप्शन जो है करीब के हैं, लेकिन जो इसका ऑप्शन है वो यूएसए और चीन है। जो यूएसए और चीन है भारत के कृषि उत्पादों के लिए सबसे बड़े बाजार थे। चीन, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका क्रमशः भारत के सबसे बड़े आयातक देश हैं। तो अगर आपसे क्रम पूछ लिया जाए तो नंबर 1 पे चीन है, फिर यूएई है और फिर अमेरिका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति से क्या आशय है? अब ये देखिए, इसमें जो क्रांतियां हैं कई क्रांतियां हैं, तो इसे हम पढ़ लेते हैं तो हमें और भी प्रश्नों में इनमें सहायता मिलेगी। जैसे देखिए, हरित क्रांति क्या है? खाद्य उत्पादन से है। श्वेत क्रांति क्या है? ये दुग्ध उत्पादन से है। भूरी क्रांति क्या है? उर्वरक उत्पादन से है। भूरी क्रांति किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। लाल क्रांति किससे है? टमाटर या मांस उत्पादन से। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य से। काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम से। गोल क्रांति किससे है? आलू से। पीली तिलहन से। और सुनहरी क्रांति जो है फल से है। तो इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, देखिए याद कर लीजिए, ये भूरी क्रांति सबसे ज़्यादा जो है ये कन्फ्यूजन होता है, भूरी क्रांति। और ये सुनहरी क्रांति फल से संबंधित है, सुनहरी क्रांति। भूरी जो है उर्वरक से है। और काली पेट्रोलियम से, आप लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम जो उत्पाद होता है वो काला होता है, तो काला जो है उससे हो गया। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा। और आलू गोल होता है तो गोल हो जाएगा। तो अब ये जो है क्वेश्चन अभी करेंगे तो और याद हो जाएगा। भारत में संबंधित क्रांतियां से संबंध कौन सा अगला क्वेश्चन है? इसमें पूछे हैं काली क्रांति, पीत क्रांति, बादामी क्रांति और वर्तुल क्रांति। तो जो है इसमें क्या हो जाएगा? काली क्रांति किससे हो जाएगा? काली हो जाएगा पेट्रोल से। और जो है
पीत क्रांति जो है ये तिलहन से हो गया, और बादामी क्रांति जो है ये मधुमक्खी से हो गया, और वर्तुल जो है मतलब गोला, ये जो है गोली क्रांति जो है आलू से हो गया। तो ये हो गया काली पेट्रोलियम से हो गया, पीत जो है तिलहन से हो गया, बादामी मधुमक्खी से हो गया, और वर्तुल आलू से हो गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कॉफी का शीर्ष उत्पादक राज्य है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कर्नाटक है। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक देश के कुल कॉफी उत्पादन में 68% हिस्सा रखता है, जबकि दूसरे तीसरे क्रम पर केरल और तमिलनाडु हैं। कर्नाटक हो गया नंबर 1 पे, केरल हो गया दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर हो गया। कहवा के लिए 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वार्षिक तापमान और 150 से 250 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा, ढलवा पर्वतीय और पहाड़ी धरातल और दोमट और काली मृदा सबसे अच्छी होती है। भारत में सर्वप्रथम कॉफी का पौधा जो है चिंगमंगलूर जो है कर्नाटक में उगाया गया था, ये भी एक फैक्ट याद रखिए। झूम क्या है? तो ये झूम कृषि है जो स्थानांतरणशील कृषि होती है। तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा? खेती की एक पद्धति। यह कृषि की सर्वाधिक प्राचीन रूप है जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाली जनजातियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में वनों के छोटे भाग को काट के इनको साफ करके जलाया जाता है और फिर उस उपजाऊ भूमि पर कृषि की जाती है। जब ये जो है जमीन अनुपजाऊ होने पर दूसरी नई भूमि पर पुनः यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। भारत के पूर्वोत्तर भाग की जनजातियों द्वारा झूम कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जो राज्य क्षेत्र हैं और स्थानांतरणशील कृषि या झूम कृषि की जो है नाम जो है कहाँ कहाँ क्या क्या है उसे आप देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न भी काफ़ी जो है पूछा जाता है। तो इसमें है मध्य प्रदेश में जो है बेवर और दहिया कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं, उड़ीसा में कमान विंगा धावी कहते हैं, केरल में कुमारी कहते हैं, और राजस्थान में बत्रा कहते हैं, दक्षिण भारत में जारा और एरका कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसे आप जरूर याद कर लीजिए और लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग जो है ये विलियम गॉड ने किया था, और इसके जनक जो है कौन है? ये नॉर्मन बोरलाग हैं। तो आप ये हमेशा याद रखिए, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि शब्दावली या शब्द का प्रयोग कौन किया, तो विलियम गॉड हो जाएगा, और इसके प्रवर्तक या इसके जो वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग। हरित क्रांति का अभिप्राय खाद्यान्नों को उन्नत बीजों का विकास करके अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने सर्वप्रथम हरित शब्द का प्रयोग किया। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग जो है ये जो है इनको माना जाता है। ये मैक्सिको उनका जो है कर्म क्षेत्र था, और इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों ने भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको में गेहूं के उत्पादन को दुगना कर दिया। भारत में हरित क्रांति के पिता जो है जनक, ये स्वामीनाथन को माना जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। तो 3 नाम इसमें हम याद करेंगे, गौड़ और बोरलाग और स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता? तो ये बोरलाग हो जाएगा इसमें। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र है, और दूसरे नंबर पर गुजरात है। तो इसमें महाराष्ट्र जो है विकल्प में नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। और इसमें देखिए जान लेते हैं कि कपास जो है उष्ण क्षेत्र की उपज है। कपास के उत्पादन के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, पर्याप्त धूप और 200 दिन पाला रहित मौसम, उपजाऊ काली मृदा, सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। भारत के कपास उत्पादन के प्रमुख राज्य जो है महाराष्ट्र प्रथम है, गुजरात द्वितीय है, तेलंगाना तृतीय स्थान पे है। तब इससे संबंधित कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। निम्नलिखित में से कृषि क्रांति में से संबंधित कोई नहीं है इसमें जो पूछे हैं, तो श्वेत क्रांति भी है, पीली क्रांति भी है, नीली क्रांति भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं श्वेत क्रांति की है किसे, इसको जो है डिटेल में अभी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विपुल
दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जो है दुग्ध उत्पादन जो कहाँ होता है, ये उत्तर प्रदेश में होता है। भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है। और भारत में भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है। देश के 5 दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे गुजरात है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो इसमें जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, हरित खाद का प्रयोग, ये गलत है। अधिक फसल उगाना, ये कुछ हद तक सही है। अब इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा वो होगा उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम था, ये जो है हरित क्रांति। तो सबसे सटीक जो ऑप्शन होगा ये सी होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएं तो इसका आंसर जो है आप इस तरह से दीजिएगा। अगर ये ऑप्शन ना होता तो होता कि अधिक फसल का उगाना। अब अगला क्वेश्चन है 982। भारत की एक औद्योगिक प्रदेश में जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जूट उत्पादन जो है बांग्लादेश के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, हुगली वाला प्रदेश, वो जो है होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? हुगली प्रदेश। भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में विश्व जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। जूट उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है। इसकी स्थापना के लिए स्वच्छ जल, प्रचुर एवं सस्ता श्रम की आवश्यकता है। यह उद्योग हुगली नदी के दोनों किनारों पर विकसित हुआ है। यहाँ सस्ता जल परिवहन और दामोदर नदी घाटी सस्ती जो है शक्ति भी उपलब्ध हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है? तो कौन सा है? ये असम है। अब चाय के बारे में और देख लेते हैं कि भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य असम है। चाय उत्पादन के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 21 से 29 सेल्सियस डिग्री तापमान जो है, और एक श्रम जो है प्रधान कृषि है। यह जो है मतलब सस्ता श्रम भी इसके बावजूद इसकी जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए, मतलब ढलान होना चाहिए। इसी कारण इसकी खेती पहाड़ी ढालों पर होती है। असम में भारत के चाल उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन किया जाता है। इसको आप फैक्ट को याद कर लीजिए। इस तरह क्वेश्चन कहीं और भी पूछा जा सकता है कि असम में कुल उत्पादन का लगभग 50%। भारत के अन्य उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी चाय उत्पादित की जाती है, उसमें बहुत थोड़े मात्रा में। वर्तमान में चाय का शीर्ष उत्पादक देश में अगर दिया जाए तो चीन नंबर 1 पे है, दूसरे भारत है, तीसरे केन्या है। तो 3 क्रम अगर आप याद रखें, भारत, चीन, भारत और केन्या, और अर्जेंटीना चौथे नंबर पे है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित से किस फसल से हुई थी? तो जो हरित क्रांति हुई थी, फसल जो है मेन था वो जो है कौन सा था? गेहूं। तो गेहूं हो जाएगा इसका आंसर ए। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत गेहूं की फसल से हुई थी। हरित क्रांति का प्रारंभ सन 1960 में और नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से हुआ था। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों के विकास के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये जरूर देखिए कि शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें व्याख्या और पढ़ लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक एस एम स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के कारण खाद्य फसलों विशेषकर गेहूं और धान की फसलों में तीव्र वृद्धि हुई, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में पड़ा। मतलब जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी वहाँ उत्पादन जो है अच्छी खासी जो है हरित क्रांति जो है इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ गई और किसानों की आय में भी वृद्धि हुई। तो बड़े पैमाने पर कृषि के मशीनीकरण और उन्नत कृषि बीजों का प्रयोग को बढ़ावा मिला। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डिटेल देखा था। झूम जो है इसको कहते हैं। अब देखिए जो जिले वाइज दिया गया है, दहिया जो है बस्तर जिला में है, बेवार जो है बुंदेलखंड में है, कुमारी केरल में, और झूम पूर्वोत्तर भारत में, कमान, विंगा और धावी ये उड़ीसा में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 986। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी हरित क्रांति
दूसरी हरित क्रांति के उद्देश्य कौन कौन से हैं? एक है किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, उनके जीवन स्तर को उठाना। दूसरा है जैव प्रौद्योगिकी उपयोग को शामिल करना या उसको महत्व देना। तीसरा है प्रमुख भोजन, दालें, तिलहन, औद्योगिक कच्चे माल आत्मनिर्भर बनना। तो इसमें सभी जो है उद्देश्य जो है दूसरी हरित क्रांति के हैं। आप इसे एक बार और पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्य किसानों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, जीवन स्तर में ऊपर उठाना, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग उपयोग को शामिल करना, उसके महत्व देना तथा प्रमुख भोजन, दालें, तिलहन, औद्योगिक कच्चे माल से आत्मनिर्भर बनाना। भारत में कृषि उत्पादन मंद, स्थिर और कुछ क्षेत्रों में ह्रासमान है। कृषि क्षेत्र में वर्तमान वृद्धि दर न्यून है, जिसमें कृषि में स्फूर्ति हेतु नवीन कृषि क्रांति लाने की जरूरत है। हरित क्रांति को कारगर बनाने के लिए राइजोबियम, नील हरित, शैवाल आदि रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है? तो खरीफ जो होता है वो कौन सा होता है? ये होता है जो जून जुलाई में जो मतलब जो धान बैठाया जाता है, तो वो वाला मौसम के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें जून से जुलाई तक होता है तो कौन सी फसल होता है? धान होता है, मक्का होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, धान। और कौन कौन सी फसलें होती हैं? देखिए, धान होता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, तुअर, जुट, सन, कपास आदि जो है इस समय होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? नस्ल, भेड़ का चोकला है, ऊंट का गोमट है, बकरी का खेरी है, भैंस का सुरती है। तो ये इसमें जो सुमेलित नहीं है वो बकरी का है। बकरी का खेरी नहीं है, वो सिरोही है। मतलब भेड़ का चोकला हो जाएगा, ऊंट का गोमठ, और बकरी की सिरोही, और सुरती तो भैंस की है ही। अब ये फैक्ट दिया गया है इतना जो है, जैसे भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं? मुर्रा है। आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाता है। आप थोड़ा सा जो है एक बार पढ़ लेंगे, एक दो दो बार, तो ये सही हो जाएगा। भैंस का मुर्रा हो जाएगा, जफराबादी, नागपुरी, भदावरी, सुरती। और गाय का नागौरी, कांकरेज, थारपारकर, राठी, हरियाणवी, मालवी, गीर, सांचौरी। भेड़ की है नाली, मगरा, चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरी, सोनाटी, पुंगल, खेरी। बकरी का है जमुनपारी, जमुनापारी, बड़वारी, अलवारी, सिरोही, झरवाड़ी, लोही। ऊंट में है जैसलमेरी, बीकानेरी, मारवाड़ी, गोमट, सांचौरी, कच्छी। भारत की कृषि सांख्यिकी के अनुसार 1718 में भारत में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक दो राज्य कौन से हैं? तो एक राज्य तो हम हमेशा याद रखते हैं कि सबसे अधिक जो है सोयाबीन कहाँ उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? ये महाराष्ट्र है। अगर ऑप्शन में ही देखते आप, तो इसमें दो ऑप्शन में चुनना रहता बी या सी में, तो महाराष्ट्र वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कृषि सांख्यिकी के अनुसार 1718 में भारत के सर्वाधिक गन्ना उत्पादक तीन राज्य कौन से हैं? तो गन्ना सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो होता है उत्तर प्रदेश में नंबर एक पे, फिर महाराष्ट्र में, और फिर कर्नाटक में। मतलब ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, इसमें गन्ना के जो लिए है, तो इसमें उसके परिस्थितियां देख लेते हैं, यहीं पे याद कर लें। गन्ना उष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए अंकुरण के लिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, वृद्धि के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 18 सेंटीग्रेड से कम तथा 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान गन्ने की कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है। इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। अब ये है कौन सा है सुमेलित नहीं है? मुख्य फसल और राज्य, तो रबड़ जो है केरल सही है, तंबाकू आंध्र प्रदेश ये भी सही है, काफी कर्नाटक सही है, यही जो है नहीं होगा। रागी जो है ये राजस्थान है, क्योंकि तिलहन के फसल है तो राजस्थान होना चाहिए, गोवा नहीं होगा। रबड़ आप याद रखिए केरल, और तंबाकू आंध्र प्रदेश हो जाएगा, काफी कर्नाटक हो जाएगा। रागी रागी जो है राजस्थान हो जाएगा।
वर्तमान में सबसे बड़ा रागी उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट? तो ये HYV बीजों का उपयोग बढ़ा है, सही है। प्रादेशिक असमानता कम हुई है। खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। सिंचाई सुविधा में विस्तार हुआ है। तो ये सब सही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है सटीक जो ऑप्शन होगा वो होगा प्रादेशिक असमानता में कमी हुई है। इसमें जबकि असमानता कम नहीं हुई है, बढ़ गई है, क्योंकि आ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में ये जो है ज़्यादा सफल रहा हरित क्रांति। तो पश्चिमी यूपी और पंजाब से जो है पूर्वी यूपी या बिहार की तुलना करें तो उन क्षेत्रों में असमानताएं जो है बढ़ गई हैं, ये कम नहीं हुई हैं। तो ये जो है ऑप्शन सही होगा। हरित क्रांति का अर्थ फसलों के उत्पादन में आसातित क्रांति वृद्धि से है। हरित क्रांति का प्रयोग ये सब पूरा हम लोग देख चुके हैं, और इसमें फिर दोबारा इसको व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनजाति में कौन एक चलवासी कृषि करती है? तो इसमें कौन से हैं? मध्य एशिया के किर्गिज, भारत के भील, मलेशिया के सीमांग, पश्चिमी अफ्रीका के हौसा। तो इसमें जो भारत की भील जो है ये जो है चलवासी कृषि करते हैं। पश्चिमी अफ्रीका की हौसा जनजाति चलवासी कृषि नहीं करती है, ये खानाबदोश पशुपालक हैं। नाइजीरिया मूल के निवासी हैं। मध्य एशिया के किर्गिज भी खानाबदोश पशुपालक हैं। मलेशिया के सेमांग भी शिकारी हैं, ये भी संग्रहण करते हैं। जबकि भारत की भील जो है राजस्थान में पाई जाती है, ये चलवासी कृषि करते हैं। भारत में लाख का प्रधान मुख्य उत्पादक राज्य है। लाख, लाख जो है सबसे अधिक कहाँ होता है? तो होता है झारखंड में। भारत में लाख का प्रधान उत्पादक राज्य झारखंड है। हमारे देश में पैदा होने वाली लाख का लगभग 60% हिस्सा झारखंड में से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल अन्य इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो अभी आपसे लाख जब पूछा जाएगा तो आप झारखंड ऑप्शन लगाएंगे। अभी देखिए ये जो है एपी कल्चर, ओलेरी कल्चर, पामोली कल्चर और विटी कल्चर, इसके बारे में ये क्वेश्चन है कि इससे कौन से संबंधित हैं, कौन कौन। तो देखिए एपी कल्चर जो होता है, एपी कल्चर क्या होता है? ये होता है मधुमक्खी। और ओलेरी कल्चर होता है, ये साग सब्जी होती है। और पामोलॉजी जो है, पामोलॉजी जो होता है वो फल होता है। और विटी कल्चर जो है अंगूर होता है। तो इसमें दो तो सबको पता रहता है, एपी कल्चर, एपी कल्चर जो है क्या होता है? एपी कल्चर होता है मधुमक्खी। और विटी कल्चर जो है अंगूर का। तो ये अगर दो आपको पता रहे तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। जैसे देखिए एपी कल्चर का ए का चौथा मिलाएंगे, ए का चौथा, ये तो एक ही से ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेट में इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं। और विटी कल्चर का जो है डी का दूसरा, ये भी एक ही से आ जा रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एपी कल्चर हो गया मधुमक्खी, ओलेरी कल्चर साग सब्जी, और पामोलॉजी फल का हो गया, विटी कल्चर जो है अंगूर हो गया। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें गन्ने की प्रति एकड़ उत्पादकता सबसे अधिक है? तो इसमें जो है वो सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में है। जो है चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार तमिलनाडु गन्ने के प्रति एकड़ उत्पादन में सबसे अधिक जो है तमिलनाडु। याद रखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रति एकड़ उत्पादन जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, किस राज्य में? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। जबकि द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र और कर्नाटक है। विश्व में एक तिहाई गन्ने का उत्पादन भारत में होता है। तो प्रति एकड़ उत्पादन वाला जो है क्वेश्चन ये जरूर याद रखिए, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, तमिलनाडु जरूर याद रखिए। अब अगला है क्वेश्चन, किसी नियत समय में विविध फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है? तो इसको क्या कहते हैं? जैसे कौन सी फसल जो है कितनी है, और उसके जैसे हम चित्र बनाते हैं कोई, तो जैसे मान लीजिए सरसों की फसल ये है, मटर की फसल ये है, तो क्या हो जाता है? एक पैटर्न होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? फसल प्रतिरूप या फसल पैटर्न। इसके अनुपात को किसी नियत समय में विविध फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के अनुपात फसल पैटर्न की संज्ञा दी जाती है। फसल युग्म और शस्य संयोजन जो होता है
उसका तात्पर्य किसी क्षेत्र इकाई या क्षेत्र में एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों का साहचर्य से है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है वो अनुपात है, तो अनुपात क्या होता है, फसल पैटर्न होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि गहनता के सही आरोही क्रम के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कृषि गहनता सबसे अधिक कहाँ होगी, ये जो है सबसे लास्ट में होगा और सबसे कम जो है पहले होगा। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कृषि गहनता है। तो इसमें जो है दो विकल्प हमारे पास आ रहा है उत्तर प्रदेश लास्ट में, एक ए और एक डी। और उसके बाद पहले जो है सबसे गहनता कहाँ होगी, तो वो बिहार होगा। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन जो है ज़्यादा सही लग रहा है, इसलिए ए होगा। इसमें महाराष्ट्र में सबसे कम गहनता, फिर असम में अधिक गहनता, फिर उससे अधिक बिहार में, फिर उससे अधिक उत्तर प्रदेश में कृषि गहनता होगी। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ कृषि गहनता अधिक होती है, और भूमि कम रहे तो। अब भारत में तीन सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और ये तमिलनाडु हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दून घाटी चावल उगाने में सक्षम है क्योंकि वहाँ अन्य फसलों को उगाया नहीं जा सकता। ये कोई बात नहीं हुई। घाटी में लोग चावल खाने वाले हैं, वहाँ चावल की भारी निर्यात की मांग है, ये सब गलत है। वहाँ गर्मियाँ जो है गर्म होती हैं और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है, जो बर्फ़ का पिघला हुआ पानी है। तो सबसे सटीक ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था ये इस तरह का क्वेश्चन, तो ये पूछा जा सकता है। दून घाटी चावल उगाने में सक्षम है क्योंकि वहाँ गर्मियों में गर्म होती है और सिंचाई के लिए बर्फ़ का पिघला हुआ पानी होता है। दून घाटियाँ विस्तार देहरादून में पाया जाता है। दून घाटियाँ विस्तार शिवालिक हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अब कृषि गहनता का उन प्रकार उन देशों में पाया जाता है जहाँ पे कृषि गहनता वहाँ पे होगी जहाँ जमीन कम होगी और जनसंख्या ज़्यादा होगी। जमीन कम और जो है जनसंख्या अधिक होगी। तो कहाँ है ये इसमें ऑप्शन, ये होगा जनसंख्या अधिक और भूमि सीमित। ये जो है कृषि गहनता के लिए है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 1002 क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है ये। कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, तो ये होता है कायिक घनत्व। तो अब यहीं पे और भी देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर होता है। कायिक घनत्व में कुल जनसंख्या और कुल कृषि योग्य भूमि होती है, और जो अंकगणितीय घनत्व होता है उसमें कुल जनसंख्या और कुल भूमि होती है। अब यहीं पे जो कृषि घनत्व होता है और कायिक घनत्व में यही कन्फ्यूजन होता है। कृषि घनत्व जो होता है वो कृषि में संलग्न लोगों की संख्या से है। कृषि घनत्व जो है कृषि में संलग्न लोगों से संख्या से है, और कायिक घनत्व जो होता है कुल जनसंख्या से है। तो इसमें हमें अंतर करना होगा। कायिक घनत्व में कुल जनसंख्या है, और जबकि कृषि घनत्व में कृषि में संलग्न संख्या है लोगों की, और कुल कृषि भूमि तो सब में नीचे होगा ही होगा। तो आप हमेशा कृषि घनत्व और कृषि कायिक घनत्व में अंतर करिएगा। कायिक घनत्व में पूरा जनसंख्या होगा और कृषि घनत्व में कृषि में संलग्न की जनसंख्या। तो 1003 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है। तो चाय है। चाय कॉफ़ी ये सब जो है उद्दीपन पैदा करते हैं, तो ताजगी आ जाती है जिनको पीने के बाद। तो यही जो है पूछ रहे हैं ये। और अब ऐसी फसलें होती हैं जो उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत चाय, तंबाकू, कॉफ़ी ये सब भी आती हैं। अब इनका जो है भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं इनके पैदावार के लिए, तो तापमान जो है 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ढालू भूमि होनी चाहिए चाय के लिए। और चिकनी दोमट मिट्टी, फास्फोरस, लोहा इसमें पर्याप्त मौजूद हो, इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। पत्तियां साल में कई बार तोड़ी जाती हैं। भारत में चाय का उत्पादन असम, ब्रह्मपुत्र घाटी, सूरमा घाटी असम में ही है। सादिया घाट क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, बिहार में पूर्णिया, झारखंड रांची तथा दक्षिण भाग के नीलगिरी जो है प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार फसल बुआई और कटाई निम्नलिखित में से किस भूमि उपयोग श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। तो जो फसल बुआई हो जाता है और कटाई होता है उसमें क्या होता है, सकल बोया गया क्षेत्र जो होता है, सकल बोया गया क्षेत्र। बागान व पेड़ फसल इससे कोई मतलब नहीं। कृषि योग्य बेकार भूमि ये भी इससे मतलब नहीं। प्रति भूमि से कोई मतलब ही नहीं है। इसका सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा सकल बोया गया क्षेत्र।
अब विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर इसके पहले आ चुका है, क्या है ये? अंगूर की खेती है। उसके अलावा भी कई जो है फसलें होती हैं, कई प्रकार होते हैं, जैसे विटीकल्चर हो गया अंगूर का, और पीसी कल्चर हो गया मछली का, सेरीकल्चर हो गया रेशम का, और एपीकल्चर हो गया शहद का। सेरीकल्चर रेशम का, एपीकल्चर शहद का, और पीसी कल्चर मछली का। अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है कहाँ पे है? मथुरा में है। ये मखदूम मथुरा में है। बकरियों पर शोध संस्थान जो है ये मथुरा में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पर बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान मखदूम मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1979 को की गई थी। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये गोविंद बल्लभ पंत जो था वहाँ पे हुई थी, और 1974 में। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में हुई थी। भारत का पहला कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को किया था। और ये जो है वर्तमान समय में कहाँ पे है? अब उत्तराखंड में है ये गोविंद बल्लभ पंत संस्थान। तो ये 1974 में आएगा, तो ये हम सही करेंगे इसको। कृषि विज्ञान केंद्र, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से भारतीय कृषि से संबंधित है? यह देश की 2/3 जनसंख्या को जीविका प्रदान करती है, सही है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में यह लगभग 22% का योगदान करती है। अब जो है आंकड़ा चेंज हो गया है, लगभग 15% हो गया है। तो अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसको सही कर सकते हैं, लेकिन जो है इसमें ऑप्शन जो है फसल प्रतिरूप खाद्य, इसको ये जो है प्रधानता है फसल प्रतिरूप में खाद्य फसलों की प्रधानता, ये भी सही है। ये और 1 और 3 जो है सही होगा सबसे सटीक। अब चूंकि ये 15% हो गया तो इसको अब गलत मानेंगे, तो 1 और 3 इसमें जो है सही होगा। भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या, तो ये वही पूछ रहे हैं जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसी के बारे में ये पूछ रहे हैं कि मान्यता प्राप्त कौन सी है। मतलब 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या है संविधान में, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो कुल 22 है। भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। अब ये सब पूरा डिटेल बताए हैं, ये वो चीज़ नहीं बताए हैं कि 8वीं अनुसूची में जो है शामिल उसी के लिए है ये। अब इसमें भाषा के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है, उसको पढ़ लेते हैं। भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और लगभग 40 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। देश में लगभग 43.63% जनसंख्या हिंदी बोलती है। बंगाली भारत की द्वितीय बृहत्तम भाषा है, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। तेलुगु जो है वर्तमान में मराठी देश की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और देश की तीसरी बृहत्तम भाषा है, जिसको बोलने के लिए 80% लोग आंध्र प्रदेश में रहते हैं। तेलुगु जो है वर्तमान समय में मराठी तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर कौन सी है? बंगाली। और तेलुगु और मराठी में कन्फ्यूजन रहता है, देश की तीसरी विश्व भाषा, तो हम मराठी जो है वर्तमान समय में। इसमें ऑप्शन जो है तेलुगु दिए थे। अब जो है देखते हैं आगे। तो इसको याद रखेंगे कि पहले नंबर पे हिंदी हो जाएगा, और दूसरे पे बंगाली हो जाएगा, और तीसरी पे क्या हो जाएगा? मराठी। मराठी हो जाएगा तीसरे नंबर पे, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 1010 जो है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेटिक रीजन का सीमांकन करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक मानदंड का प्रयोग किया गया है, जिसे भारत के योजना आयोग या नीति आयोग ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि योजना हेतु क्षेत्रीय दृष्टिकोण की शुरुआत करने के लिए स्वीकार किया? अब देखिए उसमें जो लिया गया था उसमें था जलवायु, मृदा गुण, वृष्टि और जल की उपलब्धता। अब इसमें देखिए दो है, एक फसल पैटर्न है और एक मृदा गुण है। तो फसल पैटर्न से नहीं मतलब था, जलवायु, मृदा गुण और वर्षा और जल की उपलब्धता, ये सी वाला ऑप्शन सही है। तो इसे आप याद कर लीजिए, ये कन्फ्यूजन करने के लिए फसल पैटर्न अगर दिया जाए तो ये नहीं है, ये सी वाला ऑप्शन है। जलवायु, मृदा गुण, वृष्टि और जल की उपलब्धता के आधार पर 15 जो है कृषि जलवायु प्रदेशों में जो है बांटा गया था। और 1967 में गैलीना दियास्यूक
और पी सेन गुप्ता ने भारत को 7 बृहद आकार और 42 मध्यम आकार के प्रदेशों में विभाजित किया। तो ये भी कहीं पूछा जा सकता है कि 15 जो है कितने में बांटा गया था, तो ऑप्शन में 15 आए, तो ये भी सही करेंगे आप लोग। कृषि जलवायु प्रदेश। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान है? यूएसए, भारत, पाकिस्तान और चीन। तो इसमें सीधी सी बात है कि यूएसए के इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 2012 और 2013 हो गए कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है? तो ये तो अभी भी है पश्चिम बंगाल ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, लाख का राष्ट्रीय उत्पादन पूछे हैं, तो इसमें हमको ये याद नहीं रहता कितना परसेंटेज या कितना जो है कितना ये दिए गए हैं। तो हम सबसे जानते हैं कि लाख का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? झारखंड होता है। तो झारखंड में सबसे अधिक जो ऑप्शन दिया गया उसी को मिला देंगे और तो बाकी सही हो जाएगा। झारखंड में 56.29 करेंगे तो कुल कितना जो है आ जाएगा ऑप्शन में? ये जो है लाख का उत्पादन 2013 के अनुसार जो है ये है मध्य प्रदेश में 12.89 और झारखंड में 56.29, छत्तीसगढ़ में इतना दिया। तो इतना आंकड़ा हमें याद नहीं रहेगा। अब यही जानिए कि सबसे अधिक कहाँ होता है? झारखंड में होता है। इसी से आप गेस कर लेंगे। केला जो एक उच्च उत्पादकता का स्टार्च युक्त सदाबहार उपज है, कहाँ उगाया जाता है? तो केले के लिए सबसे अधिक क्या होता है कि अधिक पानी 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 जो है जल की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। उच्च भूमि उष्णकटिबंधीय, तो ये गलत हो जाएगा, उच्च भूमि में पानी नहीं रहेगा। शुष्क में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। निम्न भूमि आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, ये सबसे सही ऑप्शन होगा। केले के लिए सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो निम्न भूमि रहे और आर्द्र उष्णकटिबंधीय रहे तो इसमें सबसे अच्छा है। और देखिए और भी जानकारी देख ले। केला जो है ज्वालामुखी तथा जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह उगाया जाता है। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब क्षेत्रों में होता है। और ये इनकी जो है प्रकार हैं, किस्में जो हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना, एक ही फसल के बाद दूसरी फसल का विकास क्या कहलाता है? तो जैसे जो रिले रेस होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है दौड़ता है, तो क्या होता है? एक क्रम के बाद एक, क्रम के बाद दूसरा, इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। इसे ये रिले फसल, एक खेत के बाद दूसरे, दूसरे में। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। वह सरकंडा जो बिना मधुमक्खियों के शहद उत्पन्न करता है, ये मतलब कथन है। ये किसके संदर्भ में कहा गया है? तो ये जो है गन्ने के लिए कहा गया है कि वो सरकंडा है जो बिना जो है इसमें मधुमक्खी के शहद उत्पन्न करता है, मतलब चीनी या मिठाई। तो कौन सा हो जाएगा? ईख हो जाएगा या गन्ना। और गन्ना का जो है भारत में प्रति हेक्टेयर उपज कम है। इस तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और इन सब क्षेत्रों में सबसे अधिक उत्पादन होता है गन्ने का। सेब जैसी बागानी की फसलें कहाँ उगाई जाती हैं? तो सेब जो है बागानी जो फसल होता है वो कश्मीर, कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में, मतलब ये क्षेत्र जो हो कौन सा होगा? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सेब की खेती होती है। 1017। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं। समशीतोष्ण जलवायु का फल है ये सेब। चीन विश्व का सबसे बड़ा सेब उत्पादक देश है। भारत में ज़्यादातर कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। सेब को 1500 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जा सकता है। भारतीय रबड़ बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो रबड़ बोर्ड सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है, तो वहीं पे स्थित होगा ये कोट्टायम में। पहली बार रबड़ के पौधे को 1902 में पेरियार नदी के तट पर लगाए गए थे। वर्तमान में भारत रबड़ के उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। प्रारंभ में रबड़ की खेती दक्षिण भारत तक ही सीमित थी, परंतु हाल के वर्षों में उत्तर पूर्व और उड़ीसा के डेल्टाई क्षेत्रों में भी रबड़ के बागानों का विस्तार किया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सी बागान की फसल नहीं है? बागान की फसल नहीं है, तो बाजरा नहीं है। बाजरा जो है बागानी फसल नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं? रबड़, कॉफ़ी और ईख। तो अब देखते हैं। और
अगला क्वेश्चन, कपास का पौधा किस परिवार से संबंधित है? तो आप इसे याद रखिए कि कहीं पूछा जा सकता है। ये मालवेसी परिवार से संबंधित है। कपास का पौधा मालवेसी परिवार से है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। वर्तमान समय में कपास का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर तेलंगाना में किया जा रहा है। कौन सा भारत का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक क्षेत्र है? तो वो है केरल, सबसे अधिक है। ये आसान क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक फिर देखिए वही है, केरल में है सबसे अधिक रबड़ उत्पादन। और सबसे कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो कर्नाटक है। और कर्नाटक राज्य में 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में प्रमुख देश ब्राज़ील, वियतनाम और कोलंबिया है। किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? जल जमाव किसके लिए होती है? चाय, कॉफ़ी, सरसों, धान। चावल के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत में चावल की उत्पादकता मात्र 4035 किलोमीटर है, जबकि जापान, अमेरिका जैसे विकसित देशों में 6000 किलोमीटर 6000 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक भारत में कहाँ होता है? गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ये अगला क्वेश्चन जो है ये कथन कारण का है, तो देखते हैं हम लोग क्या जो है दिया है। ये देखिए दिया है, भारत में कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप रुद्ध प्रतीत होते हैं। और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों का अंशदान धीरे धीरे कम हो रहा है। तो देखिए जो है ये जो है कथन इसके संदर्भ में है कि जैसे जब भारत देश में जब आज़ादी मिली थी तब भारत का जो है जीडीपी में जो है कृषि का जो है योगदान जो है लगभग 50% था। उसके बाद जैसे जैसे अन्य क्षेत्रों का जैसे सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, इन सब का विकास होता गया, तो जो कृषि का जो है जीडीपी में योगदान था वो धीरे धीरे गिरता गया, जो है ग्राफ इस तरह हो गया। और जैसे सर्विस सेक्टर है उनका सबका ये सब बढ़ता चला गया, या इंडस्ट्री का ऐसा रहा। तो ये दोनों कथन और कारण सही है, और इसके संदर्भ में जो है इसकी व्याख्या जो है ये करता है, तो इसमें ए होगा जो है, दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है। अब जैसे देखिए ऐसा थोड़ा है कि जो है कृषि का जो है विकास नहीं हो रहा है। कृषि का विकास हो रहा है और उत्पादन भी आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उत्पादन। लेकिन जो है सकल घरेलू उत्पाद के दृष्टिकोण से ये जो है कथन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये समझना होगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जैसे क्वेश्चन में भी दे दिए हैं कि व्याख्या नहीं करता है, ये व्याख्या बिल्कुल करता है कि जो है कृषि का जो है जीडीपी के संदर्भ में विकास जो है रुद्ध है, मतलब ये कम होता जा रहा है और जीडीपी के अंश में। और क्यों होता जा रहा है तो उसका ये कारण भी दिए हैं कि ये जो है अंशदान उसका कम होता जा रहा है, तो उसके संदर्भ में। तो ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या है और सही कथन भी है। तो ये इसका आंसर ए होगा। इसमें गलत दिए हैं और कई किताबों में गलत दिए हैं, तो इसलिए हमको जो है इसको याद रखना होगा। और ये एक फैक्ट आप जान लीजिए कि अब 1947 के बाद जो है 50 में लगभग जो है 50% जीडीपी में योगदान था कृषि का, लेकिन वर्तमान समय में लगभग 15% हो गया है। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन से राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद जो है 13-14 में क्षेत्रफल से अधिक लेकिन जनसंख्या के अंश से कम है? तो अब ये सब देखिए, ये सब फैक्ट जो है डाटा जो है हमेशा बदलते रहते हैं। अब ये 10 साल पुराना डाटा हो गया है। तो लेकिन अब इसके संदर्भ में इसका जो आंसर है ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है। इसे आप आंकड़ा एक बार और डाटा देख लीजिएगा, जब नई एग्जाम होते हैं तो उसके संदर्भ में हमें उस समय देखना होता है। अब ये सब क्वेश्चन जो है तो दोबारा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये सब बहुत पुराना डाटा है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह है कि आप जानिए कि इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस इसीलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि इस तरह आज के फैक्ट के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है कि टपियोक और याम किस प्रकार उपजाए जाते हैं, किस विधि द्वारा? तो ये जो है कसावा जो होता है जिससे ये बनता है साबूदाना, तो वो चीज़ है ये। और ये याम है, ये जो है इसका जो है उगाया जाता है, जो रोपाई की जाती है इसकी, ये जो है रोपाई की जाती है उसके। तो ये इसका जो विधि है इसका वो रोपाई से होता है।
ये जिससे मूली जैसा होता है। आप लोग चाहे इंटरनेट पे सर्च करके देख लीजिएगा उसका वो। और अब इसे थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। इसमें क्या होता है कि गहन कृषि की छोटी जोतों पर जो है अधिक पूंजी और श्रम लगाकर न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज प्राप्त की जाती है। मशीनों को अवैन प्रति व्यक्ति उपज कम होती है। इस कृषि की प्रधान फसल चावल है। गेहूं, जौ, मक्का, दालें, सोयाबीन, तिलहन, चाय भी उपजाते हैं, लेकिन टोपियोका और याम रोपाई कृषि द्वारा उपजाए जाते हैं। ये दोनों जो है क्या है, रोपाई जो होता है इसको, जैसे इनका याम का है तो वो उसको तने को जो है गाड़ा जाता है, इसीलिए जो है रोपाई हो जाती है इसका विधि। ये आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कहीं भी। भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जहाँ क्षेत्रफल है और जहाँ सबसे ज़्यादा गाय भैंसें ये सब हैं तो उत्तर प्रदेश है। इसी तरह भारत भी जो है विश्व का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। हमारी गाय और भैंस की नस्लें उतना अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में है, इसलिए जो है भारत दूध का सबसे अधिक उत्पादक है। और भारत में भी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन करता है दूध का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। और देखिए और कहाँ कहाँ क्या कहते हैं? झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि की एक पद्धति है जिसमें किसी स्थान पर खेती करने के बाद उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़ दिया जाता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में झूम कृषि और को पोंडू, और असम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में इसको क्या कहते हैं? झूम कहते हैं। केरल में स्थानांतरण किसी को पोनम कहते हैं। केरल में पोनम जान लीजिए, और पूर्वोत्तर में झूम हो गया, और आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में पोंडू। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य युग्म तंबाकू का प्रमुख उत्पादक है? तो तंबाकू में हमारा जो है प्रमुख उत्पादक जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ए का। भारत में जो है तंबाकू उत्पादन लगभग 57.54 जो है आंध्र प्रदेश और गुजरात से आता है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक आता है। निम्नलिखित में किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल बोला कि ये क्वेश्चन आ भी चुका है। भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है? तो भारत में अरेबिका और रोबस्टा दोनों जो है किस्म की प्रजाति की फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन अरेबिका ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। और सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये कर्नाटक में बाबा भूदान की पहाड़ियों पर ये पहले सर्वप्रथम रोपा गया था। भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है कर्नाटक में होता है कहवा का। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये पहले के वीडियो में आ चुका है, नीलगिरी में। और ये कब हुआ था एक बार इसे आप देख भी लीजिए। भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में 1986 में स्थापित किया था। राष्ट्रीय स्तर पर 18 जैव मंडल रिजर्व की स्थापना हो चुकी है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील, भारत और चीन का स्थान कौन सा है? तो ब्राजील प्रथम है, भारत द्वितीय और चीन तीसरा स्थान है। और गन्ने के लिए क्या क्या भौगोलिक दिशाएं होती हैं? 21 से 26 टेम्परेचर, 150 सेंटीमीटर वर्षा, पर्याप्त धूप, काटते समय शुष्क मौसम, पाले से बचाव। समुद्री जलवायु गन्ने की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। जो गन्ना कहाँ हवाईयन द्वीप में जो पाया जाता है उसके लिए कहा गया है। भारत में हरित क्रांति उत्पादकता बढ़ाने में सफल हुई है। तो हरित क्रांति में सबसे अधिक जो फसल उगाई गई है वो गेहूं है, और उसके बाद फिर चावल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो सबसे अधिक कृषि भूमि परसेंटेज के हिसाब से भारत में है। इन जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें भारत में सबसे अधिक है कृषि भूमि। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय चाय का नीलामी मूल्य और निर्यात 1938 से 98 से घट रहा है। अब भारत को बहुत से नए उत्पादक क्षेत्रों का, नए देशों का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो ये दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। नए नए जो है चाय के उत्पादक देश हो गए हैं, अब तो इवन केन्या और श्रीलंका इस क्षेत्र में काफ़ी आगे जो है बढ़ चुके हैं। ये भी सब फैक्ट है। ये सब फैक्ट जो है हमें जो घटना चक्र की आर्थिकी आती है उससे आप लोग ले लीजिए, उसमें जो है लेटेस्ट जब एग्ज़ाम होने लगे तो वो लेटेस्ट वाला उसी साल का पढ़िए, वो सब इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा दिया रहता है। घटना चक्र का आर्थिकी, घटना चक्र का जो है आर्थिकी, आर्थिकी आती है। अब अगला क्वेश्चन है,
ये देखिए, इसमें जो डिटेल दिया गया है कि वर्तमान समय में घरेलू मांग की अधिकता के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्रीलंका और चीन से भारी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी चाय भारत से सस्ती और गुणवत्ता अच्छी है। वर्तमान समय में चाय निर्यात में विश्व में लगभग 13% हिस्सेदारी भारत की है। चीन में तो बहुत ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि वो ज़्यादा निर्यात नहीं कर पाता है। भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब और हरियाणा में। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत में दालों का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दाल में सबसे अधिक कौन है? मध्य प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में शस्य संयोजन प्रदेश सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा फसलें किन संयोजन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे बड़ा क्षेत्र जो भारत का है वो है उत्तर प्रदेश, और यहाँ सबसे अधिक शस्य संयोजन भी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शस्य संयोजन वाला प्रदेश है। एस भाटिया ने 1967 में उत्तर प्रदेश को कृषि क्षमता के निर्धारण हेतु क्षमता सूचकांक का प्रयोग किया था, जो इन्होंने वर्गीकरण किया था। अब ये सब जो फैक्ट वाले क्वेश्चन ही हैं हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाने के लिए उसमें कुछ रहता नहीं है। बाद में जो डाटा चेंज हो जाता है तो डाटा अंत में जब परीक्षा होगी तब देखा जाएगा उसको, उस समय एक बार फिर से। निम्नलिखित में से गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ब्राज़ील है, विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है। दूसरे पर भारत और तीसरे पर चीन है। निम्नलिखित राज्यों में वर्तमान में कौन राज्य कपास में सूत बनाने में अग्रणी है? तो सबसे अधिक जो है कपास का उत्पादन जो है महाराष्ट्र में होता है। ये महाराष्ट्र होगा इसका आंसर। और निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? महाराष्ट्र में कपास की कृषि विस्तृत है। काजू का उत्पादन कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। और सी क्या दिया गया है? सी दिया मक्का मध्य प्रदेश का प्रमुख कृषि उत्पाद है। तो ये गलत है, मक्का नहीं है, सोयाबीन है, ये सब कहा जाता तो होता। मक्का जो है सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में होता है। आम के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश अग्रणी है, तो ये भी सही है। तो ये हमारा सी जो है कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन। अभी सुमेलित करना है जूट, चाय, रबड़ और गन्ना। तो देखिए, गन्ना जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, रबड़ केरल हो जाएगा, और चाय जो है असम हो जाएगा, जूट जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 2001 के आधार पर कृषि की दृष्टि से भारत के 4 सर्वाधिक विकसित राज्य, कृषि की दृष्टि से कौन कौन राज्य हैं? तो सबसे अधिक जो है कृषि के सबसे ज़्यादा कौन है? पंजाब है, फिर दूसरा हरियाणा मान लीजिए, और चौथा तमिलनाडु, और फिर आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार विकल्प के अनुसार ये सी सही हो जाएगा। अब भारत में राज्य में कौन अपने उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करता है? उपभोग जितना होता है उससे अधिक। तो पंजाब में जो है ज़्यादातर गेहूं खाया जाता है। चावल जो है केवल अच्छी किस्म का जो है उगा करके जो है उसे क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये जो है पंजाब होगा। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है किस में है? और गेहूं में है और गन्ना में है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और पालतू पशु मानव शक्ति के संपूरक के रूप में सर्वाधिक योगदान देते हैं। तो जो निर्वाह कृषि होती है उसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है गरीब क्षेत्रों में, गरीब देशों में, तो उसमें ये होता है निर्वाह कृषि। और जिसमें जो है ये मानव शक्ति के संपूरक के रूप में पालतू पशु जैसे बैल हैं, इन सब का जो है योगदान होता है। और इसे व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। इस तरह खेती जमीन पर टुकड़े पे होती है। इस तरह की खेती में आदिम या पारंपरिक औजार, पारिवारिक समुदाय के श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। यह खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। विशेष स्थान की जलवायु को देखते हुए किसी फसल का चुनाव किया जाता है। तो जैसे भारत में जो मानसून पे कृषि जो है निर्भर रहती है, और बैल और इन सब के उससे जो है पुरान परंपरागत कृषि की जाती है। हालांकि ये भारत में भी बहुत तेजी से जो है कृषि के पैटर्न में और प्रारूप में जो है बदलाव हो रहा है। बैल की खेती अब जो है उतना ज़्यादा नहीं रह गई है। अब धीरे धीरे ट्रैक्टर और जो है मशीनी यंत्र ने इसका स्थान ले लिया है। भारत की काली कपास मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सही है? नीचे दिए गए ऑप्शन में कोट अपने उत्तर चुनिए। काली कपास मिट्टी के संदर्भ में वो मुख्यतः दक्कन ट्रैप में पाई जाती हैं, सही है। वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हैं, ये भी सही है। उनमें प्रचुर मिट्टी पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये उतना सही नहीं है लेकिन ठीक है। ये कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। तो
इसमें ए बी डी ऑप्शन तो है नहीं, ए बी डी ऑप्शन है नहीं, इसलिए ये इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ए बी डी ऑप्शन होता तो हम इसको सी को कैंसिल कर सकते थे, लेकिन ये भी सही मान लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, भारत के 3 अग्रणी कपास उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है, फिर इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं। अच्छा, ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो वर्तमान समय में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर गुजरात है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, सोयाबीन का सबसे अधिक कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। मिश्रित कृषि से संबंधित है, मिश्रित कृषि जो है किसे कहते हैं? एक ही फर्म पर दो या दो से अधिक फसलों की खेती की करने से, आधुनिक विधि द्वारा खेती करने से, एक ही फर्म पर फसल उत्पादन एवं पशुपालन से, एक ही फर्म पर उत्पादन और बागवानी से। तो जो मिश्रित कृषि होती है उसमें जो है पशुपालन और उत्पादन दोनों होता है, उत्पादन और पशुपालन, पशुपालन और उत्पादन, इसको कहते हैं मिश्रित कृषि। ये हमेशा आप जान लीजिए कि मिश्रित कृषि में क्या होता है कि फसल उत्पादन भी होगा और प्लस जो है पशुपालन, पशु जो है ये वाला आप याद करिए, पशुपालन, पशुपालन, इससे कंफ्यूज ना होइए, बागवानी नहीं है, फसल और पशुपालन से है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का खेतों में सूअर पालन किया जाता है, जो एक प्रकार की मिश्रित कृषि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें समुद्री जैविक उत्पादन विकास हेतु अधिकतम जनसंख्या है? तो मेरीकल्चर जो उत्पादन में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक अग्रणी है, जो है पश्चिम बंगाल, वहाँ पे चावल उत्पादन सबसे अधिक होता है और जो मछली होता है, तो चावल और मछली वहाँ सबसे प्रिय जो है भोजन होता है। हरित क्रांति को नहर सिंचित क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिली है, ठीक है। नहर सिंचाई का सबसे सस्ता सुरक्षित स्रोत है। देखिए ये जो है नहर सिंचाई तो सबसे सस्ता सुरक्षित स्रोत है, लेकिन हरित क्रांति को जो सफलता मिली है, और हरित क्रांति की सफलता का मेन उद्देश्य था जहाँ पे सिंचाई का सुविधाओं का विकास हुआ था, वहाँ पे हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल हुई। तो ये कथन और कारण तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या जो है नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी जो है। और निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी का अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ये केवल भारत के संदर्भ में नहीं पूछ रहा है, पूरी नदी के बारे में पूछ रहा है। तो नदी में सबसे बड़ा जो है ब्रह्मपुत्र का नाम है। ब्रह्मपुत्र का देखिए 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, फिर गोदावरी का 1.13 है, कृष्णा का 2.59 है, और महानदी का 1.39 लाख वर्ग किलोमीटर है। किस राज्य में भारत में मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो है राजस्थान होगा, और लेकिन वर्तमान समय में कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन जो है मक्का का होता है। ये भी फैक्ट डाटा जो है, फिर वही मैं कह रहा हूँ, घटना चक्र का जो है आर्थिकी लेकर के जब एग्जाम हो तो इसको जो है एक बार फैक्ट देख लीजिए, क्योंकि उससे फिर हमें सही करना होता है। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक प्रदेश समूह कौन सा है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और जो है क्या हो जाएगा? अब इसमें देखिए असम और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं, तो ये हमारा जो है तमिलनाडु होगा। ये जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में है, असम में है, फिर तमिलनाडु में है, सबसे अधिक असम में है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश यहाँ दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन तमिलनाडु, असम, ये सब दिए। असम देश की 50%, पश्चिम बंगाल 20% और तमिलनाडु प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देश में अग्रणी है। तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है अधिक होता है, ये भी एक फैक्ट याद रखिए। सिंचाई की गहनता गहनता के आधार पर निम्न राज्यों को उनके शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्रतिशत के बढ़ते
क्रमानुसार सजाइए। तो ये भी देखिए क्वेश्चन का जो है फैक्ट अब बदल चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन था ये। तो अब इसमें वर्तमान समय में इसका आंसर देख लेते हैं कि वर्तमान समय में सिंचाई की गहनता के आधार पर और उनके शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्रतिशत और बढ़ता क्रम क्रमशः उत्तर प्रदेश का प्रथम है, फिर तमिलनाडु का है, फिर पंजाब का है, फिर हरियाणा का है। उत्तर प्रदेश शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल व शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल की 72% है। ये जो है याद रखिए आप लोग, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुरमा घाटी में चाय की व्यापक खेती होती है। दंडकारण्य में कहवा की व्यापक कृषि होती है। निचले गंगा मैदान में बंगाल में तंबाकू की व्यापक कृषि होती है। बंगाल में तंबाकू की व्यापक कृषि होती है। तो देखिए सुरमा घाटी में चाय की व्यापक कृषि होती है, ये सही है। सुरमा घाटी जो है कहाँ पे है? ये असम में है। असम में है। असम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे है, बांग्लादेश के बॉर्डर पे। तो ये जो है सुरमा घाटी कहाँ पे है? असम में है। और ये जो है आप इसे जान सकते हैं। असम में स्थित सुरमा घाटी ब्रह्मपुत्र घाटी चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादन क्षेत्र है। लखीमपुर शिवसागर दरांग जिले में चाय की बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्य में किस राज्य में कहवा कपास तथा गन्ना तीनों उपजाए जाते हैं? तो ये है कर्नाटक में जो है कहवा उगाया ही जाता है। काली मिट्टी का कुछ क्षेत्र है इसलिए कपास उगाया जाता है, और गन्ना भी जो है इसी कारण उगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। धान का उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित हैं। तो धान का उत्पादन वहाँ होता है जहाँ जो है अधिक जनसंख्या घनत्व है और जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, और इसे अधिक जनसंख्या का जो है भोजन के रूप में भी देखा जा सकता है धान को। धान का उत्पादन जो है मानसूनी क्षेत्रों में, जैसे जनसंख्या घनत्व से संबंधित प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्र कौन से? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, ब्राजील, चीन, भारत इत्यादि प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में है। भारत में धान धान उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। भारत में चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक में है, ये भी जान लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो है A163, स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? तो स्थानांतरणशील कृषि में क्या होता है? मेन होता है जो है खेतों का ट्रांसफर होता है, खेतों का चक्रण होता है मेन। तो ये जो है क्या हो जाएगा? खेतों का चक्रण। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। इस कृषि में किसान अपना खेत और निवास स्थान बराबर बदलता रहता है। स्थानांतरित कृषि विशेषता खेतों का आवर्तन है। मक्का, ज्वार, बाजरा, धान इसकी प्रमुख खाद्य फसलें हैं। किसान वनों को साफ करके खेत बनाते हैं, कुछ दिनों बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह यही काम करते हैं। कृषि उपज में बहुत कम होती है तथा किसान आखेट वन संग्रहण आदि के माध्यम से जीवनयापन करते हैं। असम में इस प्रकार खेती को झूम, आंध्र प्रदेश में पौंड कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य शर्त क्या है? वही है खेतों का आवर्तन। अब ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं? तो ट्रक फार्मिंग जो होती है वो ट्रक द्वारा जो है सब्जियों को ले जाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है ट्रक फार्मिंग। साग सब्जी से संबंधित ट्रक फार्मिंग किससे है? साग सब्जी से संबंधित है। इस प्रकार की खेती उत्पादित फलों और सब्जियों को बाजार से काफ़ी दूर भेजा जाता है। इसमें परिवहन की आवश्यकता होती है। नगरों की बढ़ती मांग के कारण इसका विकास हुआ। शब्द का प्रयोग संस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है, ट्रक फार्मिंग। स्थानांतरित कृषि में सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है? वही बार बार क्वेश्चन आया है जो है जोतने प्रतिकरण द्वारा क्षीण मृदा को उपयोग में लाना। देखिए आधुनिक मशीन का उपयोग गलत है। बड़े स्तर पर उर्वरक प्रयोग यह है। पशु शक्ति का अधिकतम उपयोग ये भी गलत है। मेन है ये जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरित क्रांति के खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो जो हरित क्रांति शब्द का जो है जो जनक थे वो कौन थे? विलियम गाइड थे। इसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन दिया गया है। भारत में कौन सा प्रदेश मसालों का बागीचा कहा जाता है? तो मसालों का बागीचा किसे कहते हैं? याद रखिए, कहीं भी पूछा जा सकता है। ये केरल है। केरल राज्य में मसालों के उत्पादन के अनुकूल जलवायु पाई जाती है तथा केरल का गर्म मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। इस कारण
केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, जबकि गुजरात में मूंगफली, कपास का उत्पादन, कर्नाटक में रेशम तथा कहवा का उत्पादन। वर्तमान में कुल मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और कर्नाटक हैं। भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में चार राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये डाटा बदलता रहता है, तो आधुनिक डाटा एग्जाम के समय आप देख लीजिए। हरित क्रांति से संबंधित प्रमुख समस्या है। हरित क्रांति से संबंधित प्रमुख समस्या है प्रादेशिक असंतुलन, फसलोत्पादन में असमानता, पर्यावरण तो दुष्प्रभाव, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गैड ने किया था। हरित क्रांति का प्रभाव देश के विकसित राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में अधिक है, किंतु पिछड़े राज्य इससे प्रभावित रहे, जिससे प्रादेशिक असंतुलन बढ़ गया। जो है पंजाब और पश्चिमी यूपी क्षेत्र में जो है कृषि का अधिक विकास हुआ हरित क्रांति के कारण। इस कारण क्या हुआ? अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वो अधिक विकसित हो गए। तो क्या हो गया? ये हरित क्रांति से क्या हो गया? प्रादेशिक असंतुलन हो गया, और उसी कारण फसल जो है वहाँ अधिक जो है उपजाया गया, तो ये भी असमानता हो गया। पर्यावरण पर जो है उर्वरक और उन सब का अधिक प्रभाव हुआ, तो उससे जो है पर्यावरण दुष्प्रभावित हुआ। तो ये सभी सही है। अब इसमें व्याख्या देखिए, किंतु पिछड़ा राज्य से बड़े, जिससे हो गया हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं पर पड़ा, जिससे फसल उत्पादन में असमानता बढ़ी। साथ ही हरित क्रांति में नहरी सिंचाई के द्वारा खारेपन और कीटनाशकों का प्रयोग करने से पर्यावरण दुष्प्रभाव बढ़ा खाद के। भारत में हरित क्रांति सफल कहाँ हुई है? तो पश्चिमी भारत में, जो पंजाब, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में। इसमें ऑप्शन के अनुसार क्या दिया गया है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये तो सही ही है। भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, इसे चरनोजम मिट्टी भी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। बार बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन अधिकतम? असम। ये भी बार बार आ चुका है। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब हम इसका मानेंगे। स्थानांतरणशील कृषि सामान्यतः होती है कहाँ पे? वनों में होती है। और जेसी वीवर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया था, तो किसने किया था? ये डोई ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको एक बार पढ़ लेते हैं। डोई ने वीवर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजन पद्धति को रूपांतरित किया। फसल संयोजन के संबंध में जेसी वीवर ने क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन इन मिडिल वेस्ट एशिया में सर्वप्रथम सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया। वीवर ने अपने सिद्धांत में प्रमाणिक विचलन विधि का प्रयोग किया, और डोई ने जो है यह वीवर की विधि का संशोधित रूप है, जिसका उपयोग डोई ने जापान की औद्योगिक संरचना ज्ञात करने के लिए किया था। इसके अलावा डी थॉमस स्टार्क और तथा जॉनसन वीवर ने विधि को संशोधनों के साथ फसल संयोजन के हेतु निर्धारण किया। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मत्स्य उत्पादन से है। कृषि क्षमता की माप की तकनीक का विकास किसने किया था? तो ये जो है भाटिया ने किया था। उत्तर प्रदेश में जो है देखिए, कृषि क्षमता के माप की तकनीक का विकास एस एस भाटिया ने किया था। प्रोफेसर एस एस भाटिया ने 1967 में उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता का निर्धारण करने हेतु क्षमता सूचकांक का प्रयोग किया। उन्होंने 11 प्रमुख फसलों में उपज और क्षेत्रफल के दोनों के आधार पर सूचकांक निर्धारित किया था। तो ये एस एस भाटिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस एस भाटिया भी एक बार दो बार देखेंगे, और आएगा क्वेश्चन तो इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कृषि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदान कर रहा है? तो कृषि के लिए सबसे अधिक क्या चाहिए? सबसे अधिक जो है पानी या जल की आवश्यकता। तो इसमें क्या ऑप्शन है? सिंचाई। सिंचाई जो है सबसे ज़्यादा होना चाहिए, महत्वपूर्ण है कृषि के लिए। भारत का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये इसमें कौन सा? सिंधु गंगा कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है वो कहा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती? सिंचाई संसाधनों का विकास, मृदा आर्द्रता संरक्षण और वानिकी, फसल प्रतिरूप और पुनर्विन्यास तथा चारागाह का विकास, बाढ़ नियंत्रण और मृदा अपरदन। तो ये इससे संबंधित नहीं है, और बाकी सभी संबंधित है, सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती। अब ये देखिए, कथन कारण है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख
गेहूं उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। इसमें सुप्रवाहित उर्वर भूमि, बुआई के समय 10 से 15 डिग्री तापमान और 75 सेंटीमीटर वर्षा। तो ये कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। इसका आंसर ये होगा, बहुत आसान है ये। गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक कहाँ है? तो पंजाब में है। ये भी आसान क्वेश्चन है। कृषि दक्षता की माप के लिए देखिए फिर वही आया SS भाटिया वाला। और इसका सर्वप्रथम विधि का प्रयोग कैंडाइल ने किया था, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, 1086। निम्नलिखित में से कथन कारण बताना है। ये है, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में बाढ़ चादर या सीट फ्लड एक महत्वपूर्ण भू निर्माणक प्रक्रम है। शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में उच्च तीव्रता के साथ अल्पावधि वर्षा होती है। तो ये कथन और कारण सही है। ये जो बैड लैंड उत्खात वाली जो भू अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये जो बनता है वही है, पूछ रहे हैं। तो इसे जियोमॉर्फोलॉजी में और डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ ये पढ़ लीजिए। भारत के भूगोल में इनको देना नहीं चाहिए था, लेकिन ये कथन और कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ये अभी आप इसे जान लीजिए। कृषि के विविधीकरण को आधुनिक अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो कृषि की विविधीकरण क्या मतलब होता है कि फसलों की जितनी अधिक से अधिक विविधता हो, मतलब अधिक से अधिक मात्रा, फसलों की अधिक से अधिक मात्रा से संबंधित है, संख्या या मात्रा। और कृषि के विविधीकरण की आधुनिक अवधारणा फसलों की अधिक संख्या से संबंधित है। विश्व भर में विशेषतः विकासशील देशों में कृषक और कृषि वर्ष के दौरान अपने जोतों में अनेक फसलें उत्पन्न करते हैं। नेट बोया गया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? तो ये जैसे देखिए, एक कोई क्षेत्र है तो उसमें कितनी बार फसलों को जो है उगाया गया है, क्षेत्र तो इतना ही है, तो उसमें फसलों को कितनी बार उगाया गया है उसी को जो है ज्ञात किया जाता है, मतलब आवृत्ति जो होती है, या फसल गहनता जिसे कहते हैं। इसे जो है फसल गहनता कहते हैं। इसे देख लेते हैं। जैसे फसल गहनता क्या सूत्र होता है? नेट बोया गया क्षेत्र बटे सकल बोया गया क्षेत्र गुणे 100, मतलब परसेंटेज में। फसल गहनता या शस्य गहनता से आशय किसी निश्चित कृषि क्षेत्र में एक वर्ष में बोई गई फसलों की आवृत्ति या संख्या से है। शस्य गहनता का निर्धारण शुद्ध बोए गए क्षेत्र और कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह कृषि क्षेत्र एक वर्ष में जितनी अधिक फसलें उत्पन्न की जाएंगी उसकी शस्य गहनता से संबंधित होगी। अब ये सब क्वेश्चन देखिए, भारत के भूगोल में इनको नहीं देना चाहिए था, ये आर्थिकी में और हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ केवल देख ले रहे हैं। अभी आप ये क्वेश्चन जो है सूत्र याद कर लीजिएगा कि गहनता क्या मतलब है, नेट बोया गया क्षेत्र या कुल, और सकल बोया गया क्षेत्र का अनुपात। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी ने भारत को कितने जलवायु की, ये आ चुका है क्वेश्चन 15 जो है, और किन किन आधार पे किया था, तो ये पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, और क्वेश्चन आया भी था ये। अब अगला क्वेश्चन देखो, भारत में गन्ने की कृषि के बारे में निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए। ये इसकी खेती उत्तर मैदान में विस्तृत रूप में होती है, ठीक है। और इसका उत्पादन दक्षिण भारत में अधिकतम होता है, तो ये गलत है। इसकी उत्पादकता दक्षिण भारत में अधिक है, हाँ तमिलनाडु इन सब क्षेत्रों में जो है गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज जो है अधिकतम होती है, तो ये भी सही है। उत्तर भारत में इसकी पेराई वर्ष भर रहती है, तो वर्ष भर नहीं रहती है, और गर्मियों के सीजन में नहीं होती है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 3 सही हो जाएगा। थानथेट ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बिहार को एक जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया था, इसमें कौन सा था? तो ये नम उपाद्र था। ये जो है, भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मूल की फसल नहीं है? तो इसमें मक्का नहीं है। मक्का जो है क्या है? मध्य अमेरिका की फसल है ये। और चावल गन्ना ये सब फसलें हैं। आम इंडो बर्मा क्षेत्र का मूल पौधा माना जाता है, जिसमें पहाड़ी भाग को छोड़कर देश में सर्वत्र पाए जाते हैं। लेकिन तो किस देश में विश्व का सर्वाधिक नारियल पैदा किया जाता है? तो नारियल सर्वाधिक कहाँ होता है? फिलीपींस में होता है। और वर्तमान समय में सबसे अधिक नारियल कहाँ होता है? इंडोनेशिया में, फिर फिलीपींस में, फिर भारत में। निम्नलिखित किस फसल के लिए राइटिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ये चाय के लिए होता है, जिसमें कल्ले आदि निकलते हैं और दो से अधिक उत्पादन जो है लिया जाता है इससे। और जल भराव की आवश्यकता किससे होता है? तो चावल में होता है। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। कहवा का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक, ये बार बार आ चुका है। भारत विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो
कहवा, गन्ना, अभ्रक और जल विद्युत। तो भारत में सर्वाधिक जो है उत्पादक देश किस चीज़ का है? तो इसमें देखिए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा माइका। ये जो है माइका का सर्वाधिक उत्पादन जो है भारत में होता है। तो इसका आंसर भारत जो है माइका हो जाएगा। ये गन्ना जो ब्राज़ील है, कहवा, इसका आंसर गलत दिए हैं ये जो है व्याख्या भी गलत दिया है। ये माइका का प्रोडक्शन सबसे अधिक भारत में होता है। उत्तर भारत के मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती, सही है। कारण है उत्तर प्रदेश में गेहूं का बृहत्तम उत्पादक है, ये भी सही है। कारण इसका कोई मतलब ही नहीं है बारिश से, तो एक कथन सही है, दोनों की व्याख्या नहीं करते थे। ये जो है बी आंसर हो जाएगा इसका, ये सा। और अभी 1100 क्वेश्चन है। भारत में चावल का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, ये भी बहुत आसान है। भारत में शुद्ध कृषिगत भूमि का लगभग सिंचाई सुविधा संपन्न अनुपात निम्न में से कौन सा सही है? तो ये मुझे भी नहीं मालूम है, अब इसके ऑप्शन के अनुसार मैं सही मानता हूँ इसको। अब इसको देखना पड़ेगा एक बार। इसका जो है दिया गया है ये 40 से कम, इसका ऑप्शन के अनुसार। इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये मुझे नहीं पता है। भारत में किस कॉफ़ी के किस्म का क्षेत्रफल 60% से अधिक है? तो ये आ चुका है क्वेश्चन। अरेबिका और रोबस्टा दो होता है, तो अरेबिका सबसे अधिक है। अरेबिका और रोबस्टा क्या है? कॉफ़ी की किस्में हैं। भारत में कृषि बाढ़ के मैदान में मरुस्थल तक कहीं भी होती है। भारत में कृषि बाढ़ के मैदानों से मरुस्थल तक कहीं भी होती है। देश में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो है भारत में कृषि बाढ़ के मैदान से लेकर मरुस्थल तक कहीं भी होती है, मतलब ये भी सही है। और क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार की मिट्टी भी पाई जाती है, तो ये दोनों जो है कथन और कारण व्याख्या करता है। तो इसका आंसर एज हो जाएगा। भारत में कृषि जो है कहीं भी होती है, बाढ़ के मैदान में भी होती है, मरुस्थल तक कृषि होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के मिशन में शामिल नहीं है? तो तिलहन, ये बहुत बार बार क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित राज्य में कौन सा राज्य भारत में सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कर्नाटक है ये। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम का उत्पादन करता है। यह शहतूती मलबरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। यहाँ देश का 44.1% रेशमी धागा बनाया जाता है। गंगा के निचले मैदान के लिए निम्नलिखित फसल युगों में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गंगा का निचले मैदान मतलब जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो धान और जूट के लिए है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2015 से 16 फलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान रहा? तो ये सब अब जो है क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा। ये फल के उत्पादन में कौन रहा उस समय? तो महाराष्ट्र है। अभी नया डाटा के अनुसार क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस फसल में तेल और रेशा दोनों होते हैं? तो ये अलसी में होता है। अलसी में तेल और रेशा दोनों होता है। फसलों का निम्नलिखित में से कौन सा युग भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? दलहन का जो है चना और अरहर होता है। चना और अरहर दलहनी फसलों में मृदा उर्वरता तथा संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलें हैं। इन फसलों की जड़ों में राइजोबियम जाति के जीवाणु सहजीवन पाया जाता है। भारत के कुल दलहन उत्पादन में 75% चना और अरहर उड़द उत्पादन किया जाता है। अभी देखिए कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन है, नीली क्रांति मछली है, श्वेत ये है, ये पीत क्रांति जो है इस्पात उत्पादन नहीं है, ये जो है गलत है। पीत क्रांति आप लोग जानते हैं किससे है? तिलहन से है। अगला है ये मूंगफली, देखिए कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा? तो ये होगा गुजरात में। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होगा? उत्तर प्रदेश में होगा जौ, चावल, रागी। तो रागी जो है कहाँ पे हो जाएगा हमारा? रागी जो है हो जाएगा कर्नाटक में। जौ जो है मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और चावल तो पश्चिम बंगाल। ये मूंगफली और गुजरात, मूंगफली गुजरात और चावल पश्चिम बंगाल मिला लीजिए। और जौ और रागी में कन्फ्यूजन है, तो जौ जो है उत्तर प्रदेश से मिला दीजिए, रागी जो है कर्नाटक से मिला दीजिए। ये सही है। अब निम्नलिखित में से कौन सी कृषि भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण अध्ययन के लिए सही है? पर्ण, सुव्यवस्थित, व्यवहारवादी। तो ये सब कोई मतलब नहीं, क्षेत्रीय होता है
किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु, मिट्टी संरचना एवं भौगोलिक विविधता अलग अलग पाई जाती है, जिस कारण प्रत्येक स्थान पर फसल की विभिन्नता पाई जाती है, जिस कारण कृषि भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण अध्ययन के लिए क्षेत्रीय अध्ययन उपयुक्त होगा। अब देखिए क्वेश्चन है, हरित क्रांति की वजह से गरीबी का समाधान होने के बजाय वह और भी बढ़ गई, और धनी और अधिक जमीन वाले किसानों ने यह महसूस किया कि हरित क्रांति और कृषि के मशीनीकरण ने उन्हें स्वयं खेती करने की महती प्रदान कर दी। उन्होंने साझेदारी खेती और माल गुजारी पर दिए जाने वाले खेतों को वापस लेना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश संख्या में असमियों और कृषकों ने उनका खेत काम छीन लिया। तो ये बिल्कुल सही है और कथन कारण दोनों व्याख्या कर रहा है। ये देखिए यूजीसी में 2017 में थर्ड पेपर में पूछा था, इसे आप एक बार पढ़िएगा। ये हरित क्रांति की वजह से गरीबी का समाधान होने की बजाय और भी बढ़ गई, क्योंकि जो बढ़ती है उन सब क्षेत्रों में जो है ज़मीन वो लोग लिए हुए थे, वो जब देखे हरित क्रांति से जो है उनको अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उन्होंने जो ज़मीनें जो है दी थी उसे वापस ले लिया, तो जिससे वो गरीब जो है और गरीब हो गए। तो यही ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये कथन कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। अब ये कुछ क्रांतियां हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें सुनहरी क्रांति बागानी है, श्वेत क्रांति दुग्ध है, कृष्ण क्रांति जो है खनिज तेल है, और नीली क्रांति में हो गया, गोल क्रांति आलू हो गया, भूरी उर्वरक, पीली तिलहन। सुनहरी क्रांति एक बार याद कर लीजिए आप लोग, ये बागवानी से है।